बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं नाइन्थ के चौथे चैप्टर का चौथा लेक्चर जो है शुरू कर रहा हूँ। इसमें एक आपका टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, डैट इज़ इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मालिक्यूल। क्योंकि आप किसी भी मालिक्यूल में की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी बॉन्ड की बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उन कंपाउंड से जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको आयनिक जो कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बता दूं। आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनता है वो आयंस के दरमियान बनता है और ये क्रिस्टल की शक्ल में होता है। अगर आप इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म देखें, सोडियम क्लोराइड की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सोडियम क्लोराइड की क्यूबिक फॉर्म होती है। इसमें जो क्रिस्टल्स के कॉर्नर होते हैं उस पर आयन पाए जाते हैं। यहाँ पर Na पॉजिटिव है, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, यहाँ पर फिर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आप देख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो क्रिस्टल लेटस के कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और ये बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस वजह से ये काफ़ी पावरफुल होता है। ये जो आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड होता है ये बहुत मजबूत होता है। यही वजह है कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं और ये कंपाउंड आमतौर पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर से जब तक ये सॉलिड हो, और ये बहुत हार्ड होते हैं, आमतौर पर ये कंपाउंड हार्ड होते हैं और जब तक ये सॉलिड होते हैं इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर ये जो चार्ज है ये बाउंड है इस क्रिस्टल की कॉर्नर्स पर। जब आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं या आप इसे मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं तो फिर इसके अंदर से बिजली जो है वो गुजर सकती है, क्योंकि ये चार्ज आज़ाद हो जाते हैं, Cl नेगेटिव भी आज़ाद हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को गुजरने देगा सोल्यूशन के अंदर से और ये गुड कंडक्टर बन जाएंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो याद रखें आप कि आयनिक कंपाउंड जब तक सॉलिड फॉर्म में होते हैं इनके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। जब हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं या हम इनको मेल्ट कर देते हैं, यानी हम इनको मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं, तो फिर इनके अंदर से जो बिजली है गुजर जाती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये मेल्ट होता है। इसके अलावा आमतौर पर ये पानी के अंदर हल होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी आपको पता है पोल्स मौजूद हैं। पानी भी पोलर होता है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स मौजूद होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में भी चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं तो पानी के साथ ये अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो आपस में अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। दूसरे सवाल में आप ये कह लें कि अगर क्रिस्टल एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हो तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते। तो ये मैंने जो मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड की ये आपको बोल दी हैं। दूसरा जो बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड चूँकि आयनिक बॉन्ड की निस्बत ज़रा कमज़ोर होता है तो इस वजह से ये कंपाउंड्स निस्बतन नरम होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। और दूसरा, इनके अंदर चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या कोवलेंट कंपाउंड्स में नहीं होते, तो ये चीज़ें पानी के अंदर हल नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिक या कोवलेंट कंपाउंड जिनके अंदर कुछ पोलैरिटी पाई जाती है या उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप कर लें, वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। वरना ये ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड जो हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अल्कोहल है, ईथर है, इनके अंदर जो है वो हल हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बोली हैं आपके सामने। इनके अंदर चूँकि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ना इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहीं मौजूद होता है, तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाँ, अगर कोवलेंट कंपाउंड्स बड़े बिगर पैमाने पर जॉइंट मॉलिक्यूल बना दें आपस में मिलके और इनके दरमियान बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन हो जाए तो इनके जो जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं वो आमतौर पर बहुत हार्ड होते हैं। दुनिया में जो सबसे हार्ड चीज़ है वो डायमंड है। डायमंड के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन वो आम कोवलेंट बॉन्ड से ज़रा डिफरेंट होता है, क्योंकि आम कोवलेंट बॉन्ड अपनी पोजीशन पर मौजूद होते हैं
और अगर बॉन्ड्स अपनी पोजीशन बदलें एक दूसरे एटमों के साथ, तो इसे हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन की वजह से जो डायमंड की स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड हो जाती है। जैसे मेटालिक बॉन्ड में आपने देखा था कि सारे जो मेटल के एटम हैं वो एक जान हो जाते हैं, इसी तरह डायमंड में भी सारे डीलोकलाइजेशन की वजह से सारे एटम जो हैं वो एक जान बन जाते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल्स। और ये जो जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, और दुनिया में सबसे हार्डेस्ट चीज़ जो है वो डायमंड ही है। इसके अलावा जी आगे कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो आमतौर पर जो कि आयनी बनाते हैं और इनकी कोवलेंट नेचर होती है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, ये पानी में ज़्यादातर हल नहीं होते। ये भी रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, और इनके अंदर डाइपोल जो है वो मौजूद होता है। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल्स की आ गई हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में 5 मेटल की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मेटल को बाकी कंपाउंड से जो है वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। मेटल की पहली प्रॉपर्टी यह है कि इनके अंदर मेटालिक लस्टर होती है, यानी चमक होती है। आप किसी भी मेटल को फ्रेशली कट करें तो उसकी सरफेस जो है वो बड़ी चमकदार होती है। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है जो इसे बाकी एलिमेंट से या बाकी जो नॉन मेटल्स हैं उससे इनको डिफ्रेंशिएट करती है। दूसरी मेटल की प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स जो होते हैं इनकी शीटें बनाई जा सकती हैं, ये भी मेटल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, यानी आप इनकी तारें बना सकते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके आप तारे नहीं बना सकते। और लास्ट इनकी 2 प्रॉपर्टीज ये है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इसकी रीज़न भी आप जानते हैं, आपको मैंने अभी इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी पढ़ाई है, उसमें आपने देखा है कि मेटल्स अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं, और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चूँकि पूरी मेटालिक स्ट्रक्चर में फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से मेटल को अगर एक कोने पे आप बिजली लगाएं तो वो दूसरे कोने से चलना शुरू हो जाती है। तो मेटल की जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत है, इसका ताल्लुक इसके फ्री इलेक्ट्रॉन से है। तो मेटल्स जो होती हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इसके अलावा ये सॉलिड होती हैं, और एक मेटल ऐसी भी है, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी है, एक मेटल ऐसी भी है जिसके बारे में आप जानते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो है मरकरी, जिसे पारा हम कहते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी सारी जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आप इसकी एक्सरसाइज निकाल लें, कुछ हम इसके MCQs वगैरह जो है वो कर लेते हैं। आप MCQs निकाल लें। पहला MCQ देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म एन आयन ऑफ चार्ज -2। आपने ये देखना है कौन सा एलिमेंट है। आपने कुछ नोबल गैसेस का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, उस कंसेप्ट को सामने रख के ही आपने ज़्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन करने हैं। तो आपने हर एलिमेंट के करीब देखना उसकी नोबल गैस कौन सी है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर 24 है, ये पहला है। ये तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नियरेस्ट नोबल गैस से। ये जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है ये वैसे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है वो होती है नियॉन 10। तो मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो मैग्नीशियम तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इसको अचीव करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस को। और दूसरा जो B है इसमें आपको एटॉमिक नंबर 14 नज़र आ रहा है, मास नंबर 28 है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नियरेस्ट नोबल गैस से, नियॉन से। 14 चूँकि इसका एटॉमिक नंबर है और नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये भी पॉजिटिव आयन बनाएगा, इसलिए ये B भी रॉन्ग है। C जो है ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर भी 8 लिखा हुआ है, ये शायद गलती से लिखा गया है। मास नंबर ऑक्सीजन का 16 होता है, ये गलती से लिखा गया है, इसे आप ठीक कर लें। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे नियरेस्ट नोबल गैस तक जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो उस पर -2 चार्ज आएगा, तो ये C आपका आंसर है।
क्योंकि जो डी है वो खुद नोबल गैस है। नियॉन 10 के बारे में ये डी ऑप्शन लिखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर 20 है। ये ऑप्शन डी नियॉन है। तो सी हमारा जो है ना वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल नॉट फॉर्म केटाइन और A9? वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली है, उसे ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। तो ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें एक नोबल गैस है सी जिसका एटॉमिक नंबर 18 लिखा हुआ है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये इलेक्ट्रॉन देगा। आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो ये ऑप्शन सी हमारा जो है ना ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म केटाइन? तो आप देख लें कौन सा ऐसा एटम है जो नियरेस्ट नोबल गैस से जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ये एटॉमिक नंबर 20 है, 18 है, 15 है, 17 है। इस एग्जांपल में जो नोबल गैस है वो 18 है, ऑप्शन बी। 15 और 17 ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। सिर्फ ये जो ऑप्शन ए है 20, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नियरेस्ट नोबल गैस से, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉन करेगा और इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। तो इनमें से सिर्फ पॉजिटिव 2 चार्ज जो है ना वो ए ऑप्शन यानी एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर आ सकता है। बाकी के ऊपर या तो कोई चार्ज नहीं आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ओबे डुप्लेट रूल? डुप्लेट रूल आपने पढ़ा हुआ है, वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जो हीलियम के करीब है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन जो है ये हीलियम को फॉलो करेगी यानी डुप्लेट रूल को फॉलो करेगी। बाकी जो तीनों एलिमेंट लिखे हुए हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 4A, इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। ये चौथे ग्रुप में सिलिकॉन मौजूद है और इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपको मैंने पिछले चैप्टर में याद होगा पढ़ाया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के ग्रुप के नंबर से हमें पता चल जाता है कि उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके आउटर मोस्ट शेल के नंबर से हमें पता चल जाता है कि उसका पीरियड कौन सा होगा। ये एलिमेंट चूंकि ग्रुप 4 का है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट देखें जी, फास्फोरस बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 5A, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इट टू कंप्लीट इट्स बैलेंस शेल? अब फास्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर है 15। ये 5वें ग्रुप में मौजूद है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 10 अंदर वाले ग्रुप जो शेल है उनमें है, आखिरी जो बैलेंस ग्रुप शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गॉन 18, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। 15 में 3 इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो 3 ऑप्शन देखे कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी ये जो बी ऑप्शन है ये 3 है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इन द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 एल्यूमिनियम एटम लूजेस डैश इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ गौर करें आप तो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक एल्यूमिनियम एटम के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और एक और भी इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और इसके नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन 10। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ताकि नियॉन 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करे। तो ये आपका आंसर आएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी ये 3 सी ऑप्शन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ Na2S? पहला है ई सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो ट्रू है। सोडियम फॉर्म केटाइन ये भी ट्रू है। सल्फर फॉर्म एनाइन ये भी ट्रू है। ई सल्फर एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग है क्योंकि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और आर्गन 18 तक जाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है क्योंकि उसने रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा हुआ है। तो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें जी,
आइडेंटिफाई द कोवलेंट बॉन्ड। ये जो वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 3.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.2। दोनों के दरमियान में 1.3 का डिफरेंस है और ये देख लें ये 1.7 से कम है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर दो जुड़े हुए एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो बॉन्ड कोवलेंट होता है। तो ये जो वाटर के अंदर बॉन्ड है ये कोवलेंट है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ले जी, आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।